हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था 10 तारीख को, उस टेस्ट के सॉल्यूशन जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो ठोस अवस्था, विलयन और विद्युत रसायन, इन तीनों चैप्टर का कंबाइन करके जो सवाल पूछे गए थे उन सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे और उस पर आगे किस तरह से और सवाल घुमाया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या दिया गया है कि क्रिस्टल में परमाणु, आयन एवं अणु किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। मतलब कोई अगर क्रिस्टलीय ठोस होता है तो उसमें जो कण होते हैं, उसके अवयवी कण, वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो अगर क्रिस्टल होगा तो उसकी व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है। यही अगर क्रिस्टलीय की जगह पर एमरफस या अक्रिस्टलीय पूछता तब ये कैसा होता, अनियमित रूप से व्यवस्थित होता। ठीक है। अगर यही हलचल को लेकर बोलता, हलचल यानी कंपन करना, तो चाहे ठोस क्रिस्टलीय हो या अक्रिस्टलीय, ठोस के कण जो होते हैं कंपन करते हैं। ठीक है। तो अगर ये ठोस के कण के बारे में बोलता तो वह क्या लिखता, कंपन करता। लेकिन क्रिस्टलीय बोला है तो आंसर सही है ए आंसर, जो निश्चित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या बोला गया है कि आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है। क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, धात्विक और सहसंयोजी। तो इसमें क्लियर किया गया है कि आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन आयनिक है। पहला है सोडियम क्लोराइड, जिसको कहा जाता है NaCl। दूसरा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब कि 2 ऑक्सीजन, SiO2, H2O और सभी विकल्प सही। तो देखिए जो NaCl है इसमें Na धातु है और Cl क्या है, अधातु। और धातु और अधातु जब आपस में मिलते हैं तो यह कैसे ठोस का निर्माण होता है, तो आयनिक ठोस का। लेकिन अगर पूछ देगा SiO2, और SiO2 फॉर्मूला किसका होता है, क्वार्ट्ज कांच का। तो यही SiO2 पूछे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पूछे या क्वार्ट्ज कांच, तो क्वार्ट्ज कांच कैसा होता है, तो यह सहसंयोजी होता है। कैसा होगा, सहसंयोजिक। ठीक है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा और यह भी ध्यान रखिएगा क्वार्ट्ज कांच का फॉर्मूला क्या होगा, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कांच का भी फॉर्मूला वही होता है, क्वार्ट्ज का भी वही होता है। H2O बोलेगा तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी वह सभी के सभी कैसे ठोस होते हैं, आणविक ठोस होते हैं। ठीक है। तो हमको सवाल में आयनिक पूछा गया था, तो आयनिक का आंसर सही कौन सा है, ए आंसर क्या है, सही है। ठीक है। आया समझ में। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं भाई कि तीसरा सवाल क्या है। तो ये हमारे पास में है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल जिसमें ये बताया गया है किस प्रकार के ठोस पदार्थ कणों के बीच कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। बोला गया सवाल में है कि ऐसा कौन सा ठोस है जिसके अंदर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। तो आपको यह बताया गया है कि ठोस 3 प्रकार के होते हैं व्यवस्था के आधार पर, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय और बहुक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में व्यवस्था निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय में व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पर बोला गया है व्यवस्था निश्चित नहीं है, यानी अक्रिस्टलीय होगा। तो ये ऑप्शन क्रिस्टलीय दिया गया, तो गलत, इसकी व्यवस्था निश्चित होती है। यहां पर बोला गया है अमरफस, तो अक्रिस्टलीय को ही अंग्रेजी में कहा जाता है अमरफस, इसीलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब कोई टॉपिक हो, जो चैप्टर बन रहे हैं, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होते हैं, तो टॉपिक को आपको हिंदी में भी याद रखना है, साथ में इंग्लिश में भी याद रखना है। क्योंकि कई बार हिंदी में, जैसे इसी सवाल को या हिंदी वाले को ही अंग्रेजी वाला को ही हिंदी में लिख दिया था एमरफस सॉलिड। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सुपर कूल्ड नहीं है, सुपर कोलाइड है। ठीक है। ये अलग चीज होता है। अगला चीज हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, ऐसे ही सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये अगर आप इन सवालों को अगर डेप्थ में अध्ययन कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, अगर इसको पूरा आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपका बोर्ड में भी सवाल आसानी से बन जाएगा। सवाल को इसी तरह से ध्यान में रख के बनाया ही गया है। ठीक है। ठोस पदार्थ के आवेश वाले कणों के बीच आकर्षण बल की तीव्रता को क्या कहते हैं। तो देखिए ठोस के कण है, इसमें कौन से वाले हैं, आवेश वाले कण। आवेश वाले कण अगर रहेंगे तो एक ही कण में एगो धन आयन होगा और एक कौन सा आयन, ऋण आयन। और ये धन आयन ऋण आयन दूसरे वाले धन आयन और ऋण आयन को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा।
तो ये जो आकर्षण आवेश वाले होते हैं ये विद्युत आकर्षण बल होते हैं, और एक प्रकार का कैसा होता है, अंतर आणविक होता है, दो अणुओं के बीच में लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि ठोस की क्या विशेषता होती है, यानी बताना है कि कौन सी व्यवस्था ठोस में होती है, इसकी क्या खास होता है। तो ठोस को लेकर अगर इसमें बोला गया है तो आकार और आयतन को लेकर बोला गया है, तो ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तो निश्चित आकार एवं आयतन, ये आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अगर यही द्रव बोलता तो द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो परिभाषा से ही सवाल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये जो सवाल है इसमें क्या बोला गया कि एक क्रिस्टल है, संरचनाओं में कितनी प्रकार की इकाई कोशिकाएं होती है, मतलब कि अगर कोई क्रिस्टल होगा तो वह कितने यूनिट सेल में विभाजित होगा। कहने का मतलब मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, तो मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, समझिए क्या दिया गया है कि विद्युत प्रवाह के मामले में किस प्रकार के ठोस पदार्थ अच्छे संवाहक होते हैं। कहने का मतलब कौन सा ऐसा ठोस होता है जिसमें सबसे अधिक धारा का प्रवाह होता है। तो सबसे अधिक धारा का प्रवाह किसमें होता है, धातु में। धातु में जो धारा का प्रवाह होगा वह ठोस अवस्था में भी होगा और साथ में यह गलित अवस्था या फिर द्रव अवस्था में भी क्या करता है, धारा का प्रवाह करता है। तो सबसे बढ़िया कौन सा हो जाएगा, धातु। अगर यही हमारे पास आयनिक रहेगा तो आयनिक को लेकर जब सवाल पूछेगा तो ध्यान रखेंगे आयनिक ठोस अवस्था में कुचालक होता है लेकिन गलित या द्रव अवस्था में सुचालक होता है। ठीक है, तो आगे आयनिक पर भी सवाल पूछ सकता है, तो उसको भी ध्यान रखना है आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। चलिए 8वां जो सवाल है इसमें निम्नलिखित में कौन सा एक एन टाइप अर्धचालक है। आपको यह बताया गया है कि डोपिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप डोपिंग और एक होता है पी टाइप डोपिंग। तो हमको जो सवाल में पूछा गया है वह एन टाइप पूछा गया है। एन टाइप में होता क्या है, 14 का डोपिंग अगर वर्ग 15 से करेंगे तो एन, और अगर यही हम 13 से करेंगे तो कौन से टाइप की डोपिंग हो जाएगी, पी टाइप की डोपिंग हो जाएगी। तो हमको सवाल में बोला गया है कौन प्रयुक्त किया जाएगा, तो एन टाइप है तो वर्ग 15 देखना पड़ेगा, और वर्ग 15 का तो कौन सा है, फास्फोरस, यानी आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दिया गया है 9 में भाई, डोपिंग द्वारा एन टाइप अर्धचालक की चालकता किस कारण से बढ़ती है। तो जब हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग चालकता के लिए ही किया जाता है, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप। तो जब एन टाइप करते हैं तो इस समय क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और यही एन के जगह पर पी टाइप डोपिंग की जाती है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है। तो ये रिक्तिका के कारण चालकता को बढ़ाता है और इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है जिसके कारण से चालकता को बढ़ाता है। तो सवाल एन टाइप पूछा था तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण, अगर पी टाइप पूछेगा तो रिक्त खाली स्थान बढ़ जाएगा वोर्ट्स के कारण। ठीक है, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बी। अगर एन के जगह पर पी बोल देता तब यहाँ पर अतिरिक्त होल के कारण, यानी आंसर ए हो जाता। ठीक है, तो हम सवाल में एन टाइप पूछे थे लेकिन आपको कोई जरूरी नहीं है कि एन ही पूछे, परीक्षा में पी टाइप भी पूछ सकता है। तो जब पी टाइप पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है पी टाइप रहेगा तो होल्स, और अगर एन टाइप रहेगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है शॉर्टकी दोष को लेकर कि शॉर्टकी दोष में किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो देखिए आपको बताया गया कि ये दो दोष का संबंध हमेशा ध्यान रखना है, शॉर्टकी और फ्रैंकल। इसमें कभी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कभी सब्जेक्टिव पूछेगा। तो अगर शॉर्टकी दोष होगा तो आयन समान मात्रा में बाहर निकलेगा, और अगर फ्रैंकल दोष होगा तो उसी में छोटे आकार के जो होगा अंतरकाशी में घुस जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्टकी कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि धन आयन और ऋण आयन सिस्टम से बराबर मात्रा में क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो और बाहर निकलेंगे मतलब क्या होता है, वह खाली स्थान को दर्शाता है। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा ए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे परीक्षा में आपको पूछ भी सकता है कि किसमें शॉर्टकी दोष पाया जाएगा। तो जिसमें आकार जो होगा धन आयन और ऋण आयन का बराबर होगा तो शॉर्टकी,
और छोटा बड़ा होगा तो फ्रैंकल। और अगर दोनों पूछ देगा तो एजीबीआर में ये भी ध्यान रखिएगा, एजीबीआर में फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाया जाता है, ठीक है। और जिसका आकार बड़ा होगा उसमें फ्रैंकल शॉर्टकी दोष, और दोनों में से एक का आकार बड़ा एक का आकार छोटा तब जाके फ्रैंकल दोष, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं। तो आपको उसमें बताया गया है, ये भी सवाल शॉर्टकी दोष को ही लेकर है कि शॉर्टकी दोष में मुख्य परिणाम क्या होता है। तो मुख्य अगर आपको शॉर्टकी दोष बोलेगा तो शॉर्टकी दोष में क्या होगा, क्योंकि परमाणु बाहर निकल रहा है इस कारण से इसके घनत्व में क्या होगी, कमी होता है, ठीक है। बी आंसर सही है, ठीक है। और अगर यही फ्रैंकल दोष होगा तो यहाँ पर फ्रैंकल दोष के कारण किसी भी प्रकार का कोई भी घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परमाणु उसमें से बाहर निकलता नहीं है। चलिए, क्रिस्टल ठोस में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो आपको बोला गया है कि कोई अगर क्रिस्टलीय रहेगा तो उसमें कैसी बॉन्डिंग होती है परमाणुओं के बीच में। तो क्रिस्टल ठोस में आबंध के आधार पर बताया गया है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी। यानी कि आयनिक भी रहेगा, धात्विक भी रहेगा और सहसंयोजी, मतलब ये तीनों सही है। यानी कि आंसर सही कौन सा हो जाएगा, डी आंसर क्या है आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। तो आपको नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि असंवेदनशील, ये देखिए बहुत मस्त चीज है इसको लेकर, असंवेदनशील, और इसको लिखा गया एमरफस सॉलिड का उदाहरण क्या है। इसीलिए परीक्षा में जब भी ध्यान रखें तो जब हिंदी आए और हिंदी में कुछ ऐसा चीज आ जाए जो आपको समझ में ना आए, तो परीक्षा में क्या करना होगा, अगर हिंदी ना समझ में आए तो आप इसके अंग्रेजी वाले टर्म को देखें, क्या पता कुछ अंग्रेजी से आपको समझ में आए। और अंग्रेजी से भी ना समझ में आए तो अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सॉलिड है, सॉलिड में ठोस यानी ठोस अवस्था चैप्टर से है, तो आप ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन कौन सा चारों में एक दूसरे से भिन्न है, तो जो भिन्न होगा उस पर देखा जाएगा। तो देखिए एमरफस कहा जाता है अक्रिस्टलीय को, ठीक है। तो एमरफस या कहने का मतलब कैसा ठोस के बारे में पूछा गया है कि अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें से कौन सा ऐसा ठोस है जो अक्रिस्टलीय है। तो एमरफस को एक कहा जाता है असंवेदनशील ठोस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जो अक्रिस्टलीय होते हैं, पहले के समय में जो अक्रिस्टलीय होते थे उनका प्रयोग किया जाता था मूर्ति वगैरह बनाने में, फाइबर का प्रयोग या प्लास्टिक का। ये असंवेदनशील होते हैं, कहने का मतलब इसको जब मजबूत होते हैं इसको कहीं बार फेंकेंगे टूटेंगे, टूटता नहीं है, तो इसीलिए इनको कहा जाता था असंवेदनशील, मतलब इस पे किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है, तो इसीलिए असंवेदनशील कहा जाएगा, क्योंकि मजबूत रहता है, टूटता उठता नहीं है। उस समय पहले कहा जाता था, इसीलिए ये क्या हो गया असंवेदनशील, कहने का मतलब अक्रिस्टलीय। यानी सवाल में आपको ढूंढना है कि कौन अक्रिस्टलीय है। हीरा है, कांच है, सोने की पट्टी और मैग्नीज। तो देखो मैग्नीज भी धातु है, सोने के पत्ती भी धातु है, हीरा भी क्रिस्टलीय, ये तीनों तो क्रिस्टलीय है, लेकिन कांच जो होता है वह क्रिस्टलीय नहीं होता है, ठीक है। ये अक्रिस्टलीय, आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में आपको क्यों देखो पेपर में परीक्षा में सवाल इसीलिए अभी यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर तरह के सवाल क्या क्या घुमाकर पूछ सकता है। बोर्ड के तैयारी से पहले हम लोग यहीं पर अपने से सवाल को हर तरह से घुमाकर सीख लेंगे, यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी तो परीक्षा में आपको कम दिक्कत होगा। इसीलिए आपको क्लास में टेस्ट में प्रैक्टिस कराया ही जाता है, आपको नए नए चीजों को सिखाया जाता है। इस सवाल में बोला गया है मोलालिटी, और जैसे सवाल में मोलालिटी बोला गया है, मोलारिटी भी बोल सकता है या मोल अंश भी बोल सकता है, तीनों को ध्यान रखना है। तो मोलालिटी का इकाई, इकाई कहने का मात्रक क्या है, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर ये मात्रक होता है मोलरता का, ये मोलरता या मोलारिटी, ठीक है। और ये जो है मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी जो मात्रक होगा वह किसका मात्रक होगा, तो ये होता है मोललता का, मोललता, ये मोललता का मात्रक होगा, ठीक है। इसी तरह से मोल अंश का भी पूछ सकता है, अगर मोल अंश पूछेगा तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, कहने का मतलब ये मात्रक विहीन होता है। अगर सवाल में मोलारिटी या मोलरता पूछेगा तो मोल प्रति लीटर या फिर इसको मोलर भी कहा जाता है। मोललता या मोलालिटी कहेगा तो इसका एक मात्रक मोलल भी होगा या मोल प्रति केजी भी होता है। यहाँ पर हमको मोलालिटी बोला गया है, मोल प्रति केजी, आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है भाई
तो द्रव में नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल किसको कहा जाएगा? अवाष्पशील। अवाष्पशील को कहा जाता है नॉन वोलाटाइल। अंग्रेजी में नॉन वोलाटाइल, हिंदी में कहा जाएगा अवाष्पशील। तो अवाष्पशील किसे कहेंगे भाई? तो वह पदार्थ जो उबलने पर पहले ही वाष्पित हो जाता है ना। अवाष्प का मतलब वाष्प नहीं होगा। वह पदार्थ जो विलयन में आसानी से घुल जाता है ना, इससे भी मतलब नहीं है। वह पदार्थ जो उबालने पर वाष्पित नहीं होता है, यानी ये आंसर क्या है? सही है। अवाष्पशील कहने का मतलब वाष्प नहीं बनेगा, यानी कौन सा सही है? सी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि हेनरी का नियम का किस प्रकार से सॉल्यूशन में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब हेनरी का नियम मुख्य रूप से कैसे विलयन के लिए लागू होगा। ठोस में ठोस विलयन, समाधान का मतलब ही विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन। गैस में तरल का सॉल्यूशन, तरल में तरल का सॉल्यूशन, तरल करने का मतलब द्रव, और ठोस में द्रव। तो हेनरी का नियम जो लागू होता है वह किसके लिए? गैस की द्रव में विलयता को लेकर। गैस में द्रव की विलयता, यानी आंसर सही है कौन सा? बी। और अगर रॉल्स के नियम की बात करेंगे तो द्रव में द्रव, द्रव में द्रव यानी वाष्प दाब से संबंधित होता है रॉल्स का नियम, और गैस की द्रव में विलयता संबंधित होता है हेनरी का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए भाई। आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चन है अभी। हेनरी के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस गैस की पानी में सबसे अधिक घुलनशीलता होती है? यानी हेनरी के नियम से बताया गया, तो बताया गया कौन सी गैस सबसे अधिक विलय होगी। यह परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे कम विलय, इन चारों में सबसे कम विलय कौन होगा? हाइड्रोजन। सबसे कम विलय गैस होगी हाइड्रोजन। इससे भी कम विलय होती है हीलियम। ठीक है, तो ये सबसे कम विलय होते हैं, इनका अणुभार कम होता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक विलय होती है, पानी में सबसे अधिक घुलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर में दिया क्या गया है? हेनरी के नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता है। आपको बताना है कि कब हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जब गैस का दबाव अधिक कम हो जाए, ना। गैस का तापमान बहुत अधिक हो जाए, ना। जब गैस का पूर्ण रूप से तरल, ना। गैस का दाब बहुत अधिक हो। तो देखिए, हेनरी का नियम उच्च दाब पर और निम्न ताप पर लागू नहीं होता है। जब तापमान बहुत कम हो जाएगा या दाब बहुत अधिक हो जाएगा, तब दोनों ही केस में हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। आंसर सही कौन सा है? डी आंसर। ठीक है, गैस जो होगा द्रव में एक लिमिट और घुलेगा। आप दबाते जाइएगा तो थोड़ी ना है कि हमेशा घुलेगा उसी अनुपात में। जब बहुत अधिक प्रेशर हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका अनुपात कम हो जाता है। चलिए, ऑस्मोटिक दाब। ऑस्मोटिक दाब प्रेशर का समीकरण क्या? ऑस्मोटिक दाब कहा जाता है परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है परासरण दाब। आज के इस पेपर में आप लोग का ज्यादातर टर्म का आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों याद कर लेंगे। परासरण दाब, और परासरण दाब के लिए देखिए, अगर मान लीजिए आपको ऑस्मोटिक नहीं याद आता, लेकिन परासरण दाब का संकेत तो पता था कि इसका संकेत क्या होता है? पाई होता है। और इसमें एक चीज और मजे का घुसाया है कि यहाँ पर ब्रैकेट में आपको जानकारी लिखा है फॉर रियल सोल्यूशन, मतलब वास्तविक विलयन के लिए बताना है। तो आदर्श विलयन के लिए, अगर विलयन आदर्श होगा तब तो पाई बराबर होता है CRT, लेकिन C है मोलरता, तो हम इसको MRT भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वह यम के पद में दिए गए हैं। तो हम पाई बराबर सांद्रता को मोलरता के पद में MRT भी कह सकते हैं। लेकिन बोला गया है आदर्श विलयन के लिए। तो जब आदर्श विलयन, अभी तक कभी भी सवाल आदर्श विलयन को लेकर नहीं पूछा है, सॉरी, हमेशा आदर्श विलयन के लिए पूछा है। आदर्श विलयन के लिए पाई बराबर CRT। लेकिन सवाल में अगर यही वास्तविक विलयन पूछते तो अणु गुणधर्म में चाहे जो भी हो, जैसे कि इस सवाल में परासरण दाब था, तो इसमें आई का एक्स्ट्रा में गुणा हो जाता है, 1/2 गुणांक। इसी तरह से वाष्प दाब का अवनमन पूछ दे, हिमांक कानून, किसी का भी फॉर्मूला पूछेगा, अगर वह वास्तविक विलयन के लिए पूछेगा तो एक्स्ट्रा में आई का गुणा होगा, और यही आदर्श विलयन के लिए पूछेगा तो इसमें आई का गुणा नहीं होगा।
इसीलिए आंसर सही कौन सा है? बी। ठीक है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो कि ये वाला मार दिए होंगे, लेकिन गलत है। ये वास्तविक के लिए नहीं होता है, आदर्श के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वान हाफ गुणांक के बारे में इसीलिए तो पढ़ाया गया आप लोगों को। अगला सवाल है, बिलियन में उबाल बिंदु, उबालने वाली बिंदु कहा जाता है। बिलियन कब उबलेगा? जब उसके क्वथनांक आता है तब, यानी क्वथनांक में वृद्धि। यहां पर उबाल बिंदु में वृद्धि कहने का मतलब किसके बारे में बोल रहा है? क्वथनांक का उन्नयन। और क्वथनांक का उन्नयन क्या एक प्रकार का अणु संगुणधर्म है, और अणु संगुणधर्म होगा तो किस पे निर्भर करेगा? अणुओं की संख्या पर। ठीक है, तो यानी घुलनशील पदार्थ की मात्रा किस पे निर्भर करेगा? संख्या पर निर्भर करेगा। आंसर सही कौन सा है? सी। ठीक है, समझ गए? यह निर्भर ही करेगा केवल और केवल किस पे? संख्या पर, क्योंकि कैसा गुण है? अणु संगुणधर्म है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि पिघलने बिंदु में, पिघलने वाला बिंदु कौन सा होता है? हिमांक बिंदु से क्या होता है? कोई भी ठोस द्रव में पिघलता है। हिमांक बिंदु में कमी या फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, यानी कि क्या पूछा गया है? हिमांक में अवनमन या उबाल बिंदु में वृद्धि, यानी क्वथनांक का उन्नयन, ये दोनों ही किस प्रकार के गुण है? तो हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन दोनों एक कैसे गुण होते हैं? तो यह गुण होते हैं अणु संगुणधर्म। कैसे गुण होते हैं? अणु संघ। और अणु संघ को अंग्रेजी में कहा जाता है कोलिगेटिव। तो इसीलिए आप यूज करेंगे सी, आंसर सही है, कोलिगेटिव। लगे हाथ आप अंग्रेजी भी याद रखिएगा, ये सब का यूज परीक्षा में भी अंग्रेजी में करता है, लिख देगा कोलिगेटिव, तो आपको पता रहना चाहिए कि कोलिगेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको अंग्रेजी के टर्म भी आने चाहिए, परीक्षा में आएगा, ऐसे आता भी है और आएगा, आगे भी आएगा, और तैयारी आपको पूर्ण भरपूर उस लेवल पे करनी है। तो वान हाफ गुणांक किससे संबंधित है? तो वान हाफ गुणांक जो हम आई निकालते हैं, जैसे आपको NaCl का हम पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर वान हाफ गुणांक जब निकाला जाएगा तो इसको प्लस और इसको माइनस, यानी यहाँ पर वान हाफ गुणांक आई का मान क्या हो गया? 2। यानी वान हाफ गुणांक क्या हो रहा है? आयन की संख्या हो रही है, यानी कि वान हाफ गुणांक क्या हो जाएगा? आयन की संख्या। ठीक है, यानी कि कौन सा आंसर सही है? ए आंसर सही है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, और कमेंट करके बताइएगा भी कि कितना सही है आपका, आप कमेंट करके मिलाकर बताइएगा। किस घुलनशील पदार्थ के लिए वान हाफ गुणांक का मान 3 होगा? यानी आपको इन सबका वान हाफ गुणांक निकालना है, किसका वान हाफ गुणांक कितना होता है। जैसे NaCl है, अगर NaCl है तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, प्लस और माइनस, यानी इसका वान हाफ गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही KOH है तो K प्लस और OH माइनस, प्लस माइनस तोड़ने आता है आयन का, तो इसका भी वान हाफ गुणांक कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसको तोड़ना होगा Na2SO4, तो सोडियम वाला हिस्सा 2 होगा, और प्लस में SO4 का हिस्सा 1 होगा, मिलाकर कितना हो जाएगा? 3। और ये ग्लूकोज है, तो ये क्योंकि कार्बनिक यौगिक है तो यह आयन में नहीं टूटेगा, तो 1 ही रहेगा। इन दोनों का वान हाफ गुणांक 2, इसका 3, इसका 1। परीक्षा में कितना पूछा गया है? 3, यानी 3 वाला ये होगा। क्या आंसर सही हो जाएगा? सी। ठीक है, समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब धीरे धीरे बुद्धि खुल रहा होगा, कह रहे सर सवाल तो आसान था, बस इस लेवल तक तैयारी नहीं किए थे। वान हाफ गुणांक का क्या मतलब होता है? तो वान हाफ गुणांक का मतलब, ये सवाल 2 बार कहीं सेम सवाल है, इसका मतलब क्या होगा? आयन की संख्या को दर्शाता है कि कितना द्रव में आयन घुले हुए हैं, उनकी संख्या को ही क्या कहा जाएगा? वान हाफ गुणांक कहा जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपको 2 बार कहीं जैसा सेम टू सेम सवाल है। ये सब देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है? ये विद्युत रसायन चैप्टर से सवाल है कि आपको गैल्वेनिक सेल का उदाहरण बताना रहेगा, तो गैल्वेनिक सेल में कौन कौन सी धातु होगी? तो देखिए, अगर H2O2 होगा तो यह ईंधन सेल हो जाएगा। ये वोल्टीय पाइल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो होता है यह कौन सा सेल बनता है? ईंधन सेल। ये होता है वोल्टीय पाइल। वोल्टीय पाइल, पहला बार ये जो बैटरी बनाने का प्रयास हुआ था वो वोल्टीय पाइल से हुआ था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था, ये वोल्टीय पाइल था। इसके बाद जिंक और कॉपर से जो बनता है इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहता है। ये वोल्टीय पाइल है या वोल्टीय सेल है?
तो आंसर सही कौन सा हो जाएगा? सी, जिंक और कॉपर। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कि गैल्वेनिक सेल में किस पदार्थ का उपयोग कैथोड के रूप में होता है? तो कैथोड के रूप में किसका उपयोग होगा? कॉपर का। आप ये ध्यान रखिएगा, कैथोड के रूप में बोलेगा तो कॉपर रहता है कहां पर? कैथोड पर। और जिंक कहां पर रहता है? एनोड पर। समझ गए बात को? ठीक है, दोनों को। अगला बार में आपको ये दूसरा वाला भी दे सकता है। अगला सवाल, गैल्वेनिक सेल में किससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? यानी गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है? तो देखिए, ये जान आपको, एक टर्मिनल होता है जिसको कहा जाता है एनोड, ए नोड, और एक टर्मिनल होता है जिसको कहा जाता है कैथोड। तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह एनोड से कैथोड, किसका प्रवाह? इलेक्ट्रॉन का। और धारा का प्रवाह होता किधर से किधर है? कैथोड से एनोड, धारा का प्रवाह। धारा का प्रवाह पूछेगा तो कैथोड से एनोड, और यही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड। और गैल्वेनिक सेल में बात करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, और किधर से किधर होगा? तो एनोड से कैथोड की ओर। आंसर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या प्रक्रिया होती है? तो ये भी गैल्वेनिक सेल में एनोड पर और कैथोड पर समझना है। तो एक टर्मिनल है एनोड और एक टर्मिनल है कैथोड, और ये क्या कर रहा है? एनोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जहां इलेक्ट्रॉन देता है वहां पर ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वहां पर होता है रिडक्शन। यानी कि इसको कहा जाएगा अवकरण, इसको कहा जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है? अवकरण होता है। हम अपना याद किए हैं, वो आपको बता दे रहे, ट्रिक है। एन ऑक्स, अगर आपको एनोड कैथोड में ऑक्सीकरण अवकरण देखना है तो एन ऑक्स रेड कैट, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कैथोड पर अवकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होगा? तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अगर यही पूछता कि कैथोड पर क्या होता है तो कैथोड पर अवकरण होता है। और पूछता कि एक सेल में कैसी अभिक्रिया होती है, तो एक सेल में एनोड भी होगा, कैथोड भी होगा, मतलब ऑक्सीकरण भी होगा, अवकरण भी होगा। और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है तो दोनों को मिला के कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सेल में होने वाली अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अवकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज को भी ध्यान रखेंगे, वीडियो आपको लंबा इसीलिए बन भी रहा है और इसीलिए बनाए भी रहे हैं ताकि आप इसमें जो सवाल पूछा और इसके अलावा और किस तरह से सवाल पूछता है दोनों को जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको प्राथमिक सेल, एक मुख्य नुकसान क्या है कि प्राथमिक सेल जो होता है उसका सबसे बड़ खराबी क्या है? तो प्राथमिक सेल का सबसे बड़ खराबी यही है कि उसे एक बार उपयोग किए और खत्म तो कहानी खत्म, उसको बार बार जिंदा नहीं कर सकते हैं, यानी इसे चार्ज नहीं किया जा सकता। ये क्या है? आंसर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, चलिए तीसरा सवाल, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक सेल नहीं है? आपको बताना है कि कौन प्राथमिक नहीं है। तो जिंक कार्बन की जो घड़ी वाली बैटरी होती है, जिंक कार्बन की मोटा वाली जो बैटरी होगी, ये जो बैटरी होती है जिंक कार्बन की होती है, करिखा वाला। तो ये जो बैटरी होती है प्राथमिक होती है, इसको एक बार आप उपयोग कर लेंगे तो बार बार चार्ज नहीं कर सकते। एल्कलाइन बैटरी भी सेम उसी तरह से होती है टॉर्च वगैरह में भी एल्कलाइन भी यूज आता है। लिथियम आयन बैटरी जो मोबाइल में यूज आता है वह लिथियम आयन होता है, और उसे हम चार्ज करके बार बार, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी लिथियम बैटरी होती है, लिथियम फेरोफॉस्फेट। ये भी ध्यान रखेंगे, लिथियम में जो सबसे स्टेबल बैटरी होती है जो व्हीकल में यूज हुआ, गाड़ी वाड़ी में यूज हो रहा है, लिथियम फेरोफॉस्फेट, LiFePO4 का होल ट्वाइस, ये लिथियम फेरोफॉस्फेट। ये जो बैटरी है ये यूज में आती है और यही बार बार चार्ज होगी, डिस्चार्ज होगी, यानी यह प्राथमिक नहीं है बल्कि कैसा है? द्वितीयक। यानी आंसर सही कौन सा हो गया? सी आंसर सही है। ठीक है, लिथियम फेरोफॉस्फेट सबसे ज्यादा स्टेबल है लिथियम में,
लिथियम में आग बड़ी ज्यादा लगता है, विस्फोट करता है, इसीलिए ज्यादा नहीं हो पाता है। सीसा एसिड बैटरी, जो घर में इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है जिसमें हम लोग पानी डालते हैं, अलग से एसिड डाला जाता है, तो ये जो होता है सीसा एसिड बैटरी, यह किस प्रकार का है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या दोनों है? तो आप सीसा संचायक जो घर वाली इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसको एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज बार बार करते हैं, यानी ये द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या बोला गया है भाई कि प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो चाहे वह प्राथमिक ऊर्जा हो या फिर द्वितीयक सेल हो, दोनों ही सेल में अगर रासायनिक ऊर्जा रहेगा तो किस ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। अगर द्वितीयक होता है तो उसमें दोनों होगा, रासायनिक विद्युत में, विद्युत रासायनिक में, उसमें दोनों बदलाएगा। लेकिन अगर प्राथमिक होगा तो केवल रासायनिक विद्युत में बदल जाएगा, लेकिन इसको लाइन से चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब विद्युत को रासायनिक में नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर सही है ए। ठीक है, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। 33 देखिए भाई, दिया गया है प्राथमिक सेल मुख्य उपयोग क्या है। तो जो प्राथमिक सेल होते हैं, प्राथमिक सेल जैसे कि मरकरी सेल जो बटन जैसा होता है, घड़ी वड़ी में यूज होता है, या फिर टार्च वगैरह में जो यूज आता है बैटरी, वो जो होता है प्राथमिक सेल होता है। तो देखिए इसका क्या होगा, छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं जो कम पावर वाले होते हैं, उस कांच के अगर ज्यादा पावर वाला रहेगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा तो फेंकना पड़ेगा, तो इसका उपयोग वही किया जाता है कि कम पावर वाला हो, ताकि लगा दे तब एक ही उसको चार्ज तो कर नहीं सकते हैं, तो एक ही बार लंबा लाइफ में चले। तो ऐसे उपकरण जैसे कि घड़ी हो गया, टार्च हो गया, यहाँ पर प्राथमिक सेल का उपयोग करते हैं। एक बार बैटरी भरा दिए तो आप 6 महीना साल भर तक उसी पर काम चलाएंगे। ठीक है, लेकिन मोबाइल में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मोबाइल एक बार डिस्चार्ज, कॉलेज डिस्चार्ज, परसों फिर डिस्चार्ज, तो हर रोज कहाँ कहाँ से बैटरी लाएंगे खरीद खरीद के, तो वहां द्वितीयक होगा। तो जहां उच्च क्षमता की बात होती है द्वितीयक, और जहां कम पावर की बात होती है प्राथमिक। एक के बार लगा दिए भुला गए। ठीक है, देखिए प्राथमिक सेल क्या है, तो प्राथमिक सेल किसे कहेंगे, वैसा सेल जो पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता उसे क्या कहा जाएगा, प्राथमिक, और जिसे पुनः चार्ज किया जाएगा उसे द्वितीयक, यानी आंसर सही कौन सा है, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला गया है कि नर्नस्ट इक्वेशन में ई का क्या अर्थ होता है। तो नरस्ट समीकरण भी आप याद रखिएगा कि कई टीचर छोड़ भी देते हैं, लेकिन आपको पढ़ाया गया है तो ध्यान रखना है। ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी बटे में एन एफ एल एन के, इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है नरस्ट समीकरण। और इसका काम क्या होता है, सेल का विभव किसी भी सांद्रता पर कि क वोल्ट की बैटरी है उसका विभव क्या है ये बताना होता है, तो इस समीकरण से बताते हैं, जिसमें इसका मतलब होता है मानक विभव और इसका मतलब होता है विभव, सेल का विभव। इसको क्या कहा जाता है, सेल विभव, और इसको कहा जाता है सेल का मानक विभव। ये स्थिरांक है, ये ताप है फराडे स्थिरांक, यन आयन की संख्या, और ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सेल विभव को ही हिंदी में कहा जाता, सॉरी, सेल विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये हमारे पास में आंसर सही कौन सा हो जाएगा, बी। इसका काम जो है, इस समीकरण से हम लोग क्या करते हैं, किसी सेल का विभव कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, यह पता करना होगा तो किस समीकरण से पता किया जाता है, नर्नस्ट समीकरण से पता किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 36। जब किसी घोल की एकाग्रता, एकाग्रता यानी सांद्रता, कंसंट्रेशन सी कम होती है तो मोलर चालकता में क्या होता है। मोलर चालकता कहा जाता है लेमडा, और ये फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर के बटा में सी। तो यहाँ सी माने सांद्रता और लेमडा माने मोलर चालकता, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो यानी कि जब ये कम होगा तो ई बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा का संबंध होगा व्युत्क्रमानुपाती का। तो क्या बोला गया यहाँ पर, क्या किया गया है, एकाग्रता कम होती है, कम होने का मतलब कि जब इसको हम कम किए तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है कि मोलर चालकता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो मोलर चालकता का एसआई मात्रक याद रखेंगे, सीमेंस मीटर प्रति मोल, आंसर सही है सी। ठीक है, अगला
सीमेंस चालकत्व का मात्रक, चालकता का मात्रक सीमेंस मीटर, और इसका हो जाएगा सीमेंस मीटर प्रति मोल। CO2 की घुलनशीलता एक कार्बोनेट ड्रिंक्स में, यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें कौन सी गैस घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी ध्यान रखना है कि कोल्ड ड्रिंक्स में या सॉफ्ट ड्रिंक में जो गैस घुली होती है वह कौन सी गैस घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ाया जाता है मतलब कि कब का उसमें ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड घोलना होगा तो कैसे घोला जा सकता है? दबाव को घटाकर, तापमान को बढ़ाकर, दाब को बढ़ाकर। तो देखिए, अगर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको द्रव में घोलना होगा तो गैस की द्रव में विलेयता, हेनरी का नियम कि जब दबाएंगे ज्यादा तब ज्यादा गैस घुलेगा, यानी दाब को बढ़ाकर। ठीक है, अगला, ये हेनरी का नियम का है। अगला सवाल 39 नंबर सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने की प्रक्रिया में हेनरी का लॉ अनुप्रयोग किससे संबंधित है? कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो घुल रही है वह किससे संबंधित है? तो समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस घुलना, समुद्र द्रव होता है, पानी जो है द्रव है, द्रव में गैस का घुलना, हेनरी का नियम एकदम लागू होगा। कहीं पर भी अगर गैस की द्रव में विलेयता है तो हेनरी का नियम लगेगा। कार्बोनेट ड्रिंक के उत्पादन में एकदम है, ग्रीन हाउस गैस में भी लगता है भाई, यानी इस सभी में कौन सा है? आपको कार्बन डाइऑक्साइड घुलने की प्रायिकता जो है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग से संबंधित है। कई लोग मिस्टेक किए होंगे, केवल इसमें कार्बोनेट ड्रिंक में होता है, बाकी में नहीं होगा, लेकिन होगा सब में। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा सभी में। अगला, क्या है? हेनरी लॉ के अनुसार गैस की घुलनशीलता और दबाव के बीच में क्या संबंध होता है? तो हेनरी के नियम में क्या बोला गया है? P बराबर KH इंटू एक्स, यही फॉर्मूला है। यानी ये जो संबंध होता है, इसके लिए जब ग्राफ खींचा जाता है तो ऐसे ग्राफ खींचा जाता है। तो क्या यह ग्राफ रैखिक है? तो इसीलिए आंसर सही क्या हो जाएगा? रैखिक। उल्टा अनुपाती कब होता है? जब 1/x रहता तब। ठीक है, 40 के बाद अब 41। ये देखिए सवाल, बोला गया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया में किस प्रकार का जल प्राप्त किया जाता है? यानी जब आरओ होता है इसको कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर पुनः परासरण। तो पुनः परासरण जब किया जाएगा तो उससे समुद्री जल का शोधन किया जाता है। तो आरओ से जो पानी निकल के आता है वो कैसा पानी होता है? शुद्ध जल होता है। ठीक है, अब अगला सवाल, आरओ अगर रहेगा, आरओ से लेकर एक और सवाल कि आरओ में किस प्रकार की झिल्ली होगी? तो जब अर्ध परागम में झिल्ली रहता है तभी ना पुनः परासरण की क्रिया होती है। तो अर्ध परागम में झिल्ली, जिससे विलायक के कण, यानी पानी तो बाहर निकल जाएगा लेकिन विलय के कण जो उसमें नमक घुला रहेगा, जो अशुद्धि घुला रहेगा, वह उससे पार जाता नहीं है। अर्ध परागम में झिल्ली। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कोलिगेटिव गुण नहीं है? कोलिगेटिव कहने का मतलब अणु संगुणधर्म नहीं है। तो अणु संगुणधर्म नहीं है, ये तो है, ये भी है, ये भी है। पृष्ठ तनाव नहीं होता है। आंसर सही कौन सा है? डी आंसर सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया है भाई कि 250 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज को घोला जाता है तो विलयन की मोललता बताएं। तो अगर मोललता बताना होगा तो विलय का मोल चाहिए। ये दिया गया है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में जब अणु भार से भाग देंगे तो मोल निकल के आएगा। और इसमें विलायक का द्रव्यमान वो भी केजी में होना चाहिए। ग्राम में दिया गया था, 1000 से भागा दिए, केजी में हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से ही कटा 4 बार में, ये इससे कटा 10 बार में, यानी 1/10/1/4। सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 4/10। इसको जब कटाएंगे तो ये 2 और ये 5, यानी 2/5। इसको जब 5 को इसको कटाएंगे तो 0.4 बार में कटेगा। और मोलल इसका मात्रक होगा। आंसर सही हो जाएगा 0.4। आंसर ए सही है। ठीक है, अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45 दिया क्या गया है भाई? अवाष्पशील विलय में विलायक को मिलाने पर उसका वाष्प दाब क्या होगा? कि जब अवाष्पशील विलय में विलायक में अगर मिलाते हैं, कि अगर अवाष्पशील विलय है उसको अगर किसी विलायक में मिलाया जाएगा, जैसे पानी है, पानी में अगर नमक को मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब बढ़ेगा कि घटेगा?
तो जब इसमें अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो इसका वाष्प दाब का क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन का मतलब कमी यानी घटता है बी। ठीक है, अवाष्पशील विलेय क्या करेगा और अवाष्प दाब का अवनमन करेगा। यही क्वथनांक पूछ देता तो क्वथनांक का उन्नयन होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगर यही हिमांक पूछेगा तो हिमांक का अवनमन यानी हिमांक घटेगा। ठीक है, आगे सवाल कुछ भी पूछ सकता है। परासरण दाब सीधे अनुपाती हो सकता है, तो परासरण दाब पाई बराबर क्या होता है, CRT, यानी यह किसके समानुपाती होगा, सांद्रता, और सांद्रता में भी कौन सा सांद्रता, मोलारता, यानी क्या होगा, ए आंसर सही होगा। ठीक है, अगला सवाल 47 नंबर सवाल। देखिए 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विलयन क्वथनांक में अधिकतम उन्नयन दर्शाएगा। आपको बताना है कि किसका क्वथनांक का उन्नयन सबसे ज्यादा होगा। इसको हम आपको क्वेश्चन बैंक में भी दिखाए हैं कि इस तरह के सवाल हमेशा परीक्षा में आते हैं कि जब सांद्रता क्या हो, समान हो। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों का सांद्रता समान है, और जब सांद्रता समान होता है तो देखते हैं 1/2 गुणांक। ग्लूकोज एक ही हिस्सा में टूटेगा, NaCl है तो कितने हिस्से में टूटेगा, 2 हिस्से में टूटेगा। CaCl2 तो Ca टूटेगा एक हिस्सा में और प्लस में Cl2 2। ठीक है, तो ये हो गया कितना मिला के 3। अगर Al2SO4 तो एल्युमिनियम का 2 गो और SO4 का 3 गो। इसके कितने अणु है, 3 है, और इसके कितने अणु है, 2। 3 और 2 मिला दिए तो कितना हो गया, 5। तो सबसे ज्यादा अगर कोई होगा तो इसके पास में अणु की संख्या ज्यादा है, तो इसीलिए आंसर सही कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद, ठीक है। इस तरह के सवाल हमेशा आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, यदि एक घोल में 2 मोल NaCl है, 1 लीटर में घोला जाता है तो इसकी मोलारिटी बताएं। तो मोलारता जो होता है विलेय का मोल, बोला गया है 2 मोल, तो 2 बटे में विलयन का आयतन, तो 2 बटे में 1, 2 बटे में 1 क्या हो गया, 2 मोलर हो गया। आंसर भी सही है। ठीक है, मोलारता का फॉर्मूला याद है ना कि भुला गए। चलिए इस वाले सवाल में अगर करेंगे तो यहां पर हमारे पास में बोला गया है गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड के बीच घटित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो गैल्वेनिक सेल में, देखिए ये सवाल हम पहले भी बता रहे थे कि गैल्वेनिक सेल में अगर 2 इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड हो गया कौन सा, एनोड, और एनोड और कैथोड के बीच जो अभिक्रिया होगी, तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पर होता है अवकरण, और दोनों को मिलाकर पूछेगा तो रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आई होप अब समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में जानकारी भी मिली होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कितना सवाल इसमें से सही हो पाया है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी में भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं या क्लास में भी आके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें।